नमस्कार दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के आज के इस नए लेक्चर में मैं धनंजय जुन्नरकर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है और उसके वृद्धि के कारण, मतलब रीज़न फॉर ग्रोथ, इसके कारण क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब क्या, उसकी व्याख्या क्या, कैसे इसका सवाल लिखना अपने को, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, ये सवाल 12 मार्क का आता है। अगर 12 मार्क का नहीं आया तो 6 मार्क की शॉर्ट नोट इसमें पक्की है। अगर आप शांति से ये वीडियो सुनेंगे तो आपके मार्क कहीं भी नहीं जाएंगे और आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना पाश्चात्य राष्ट्र के माध्यम से भारत में आई है। इंग्लैंड और अमेरिका में इस संकल्पना का मूल हमको वहाँ दिखाई देता है। इंग्लैंड का राजा हेनरी, इसने 1539 में उस समय की जो संसद पार्लियामेंट उनकी थी, उनके खिलाफ जाके उसने सार्वजनिक घोषणा की और 8 क्लॉज तैयार किए। वो जो 8 क्लॉज करके इतिहास में प्रसिद्ध है, हेनरी के 8 क्लॉज, इस नाम से वो प्रसिद्ध है। इसका मतलब उसने उस समय ये ज़रूरत महसूस की कि भाई संसद ही सब कुछ कार्य अगर कायदा बनाएगी और नीचे इम्प्लीमेंट करेगी, ये इम्पॉसिबल है। इस प्रकार का विचार 1539 में किया गया। लेकिन उसके बाद इस विचार में, इस संकल्पना में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई। उसके बाद ये विचार इतिहास में हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास दिखाई देता है। 1914 से लेकर 1919 में पहला महायुद्ध चला। इस विश्व युद्ध में जिस प्रकार से लड़ाइयाँ हो रही थी, जिस प्रकार से तह हो रहे थे, युद्धबंदियाँ आ रही थी, अलग अलग मित्र राष्ट्र थे, दुश्मन राष्ट्र थे, तो उस समय कायदा रोज बदली करना क्या आसान था। अलग अलग कायदे बन रहे थे। उस समय इस कायदे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई और वो लोग ने उस पर विचार करना शुरू कर दिया। पर एग्जैक्ट रिजल्ट अपने को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मिलना शुरू हुआ, जो 1939 के आसपास चालू हुआ। तो उसमें उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत की, उससे अपने को इसका एक जो संकल्पना का उद्देश्य और मूल, हमें ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यहाँ दिखाई देता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रत्यायोजित विधान और मराठी में कहते हैं प्रत्यायुक्त कायदे। तो इंग्लिश विचारवंत ब्लैक की एक जो लॉ की डिक्शनरी है, उसमें उन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो परिभाषा उन्होंने की है कि किसी और व्यक्ति की ओर से कार्य करने की शक्ति प्राप्त करना। किसी और व्यक्ति के माध्यम से, मतलब मैं अगर आपका कायदा बनाने वाला आदमी हूँ और मैं आपको एक पावर दे रहा हूँ कि ये जो मैंने कायदा बनाया है, ये आप रखिए और इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है छोटा मोटा, और आपको आपके लोकल ज़रूरत के हिसाब से तो आप कीजिए। इस प्रकार की पावर मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ, तो इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समझा जाएगा। इस प्रकार की परिभाषा ब्लैक की लॉ की डिक्शनरी में अपने को मिलती है। उस समय के विद्वान सालमन जी ने भी इसके ऊपर अच्छी व्याख्या तैयार की है और वही व्याख्या सभी जगह प्रख्यात और प्रसिद्ध है। वो कहते हैं कि जो सार्वभौम सत्ता है, सार्वभौम सत्ता के अतिरिक्त किसी अधिकार के माध्यम से और सर्वोच्च अधिकृतता की ऑथेंटिसिटी के माध्यम से आपको एक पावर का हस्तांतरण किया जाता है और पावर दी जाती है, उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं।
सालमन की। ये हिंदी के मैं आपको ट्रांसलेशन किया है, इंग्लिश का मैं स्क्रीन पे आपको दिख ही जाएगा कि क्या प्रकार से उनका विचार है। और जैन और एंड जैन, इनकी भी व्याख्या है। दो अर्थों से ये अपनी ये इसी चीज की व्याख्या ये करते हैं कि विधानमंडल, जैसे अगर स्टेट की बात करें तो विधानमंडल होता है, अगर लोकसभा की बात करें, देश की केंद्र सरकार की बात करें तो संसद होती है। वो कायदा बनाती है अपने लेवल पे और दूसरे किसी एजेंसी को वो अधिकार देती है कायदा का इम्प्लीमेंटेशन करने का। इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। और उसके साथ साथ ये जो द्वितीय एजेंसी, इसको सबऑर्डिनेट एजेंसी हम लोग कह सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट एजेंसी जो मेन कायदा है उसकी संवैधानिक अधिकृतता कायम रख के उससे रिलेटेड नियम विनिमय उपविधि बना के नीचे इम्प्लीमेंट करती है। इसी चीज को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। अगर इसमें मेन जो कायदा है पेरेंट लॉ, पेरेंट एक्ट, इसको छोड़ के अगर कुछ भी अलग किया तो फिर जुडिशियरी और संसद के माध्यम से फिर ये कायदा रिजेक्ट कर डालते हैं और फिर वो चीज ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार से ये संकल्पना सब में जागी और लोगों तक पहुंची। अभी इस संकल्पना पाश्चात्य राष्ट्र से भारत में आने के बाद भारत की दृष्टि से अपने को देखना पड़ेगा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब एग्जिट क्या है। भारत में हम किस प्रकार से देखते हैं? भारत में हमारे यहाँ विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, और ये इम्प्लीमेंटेशन करने वाली जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, इसके माध्यम से कायदा पालन होता है। लेजिस्लेचर जो है वो कायदा बनाता है और कायदा सही है गलत है उसके ऊपर ध्यान रखने का काम जुडिशरी करती है और इस कायदे का इम्प्लीमेंटेशन करने का काम ये कार्यपालिका करती है, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। अभी आप सोचिए कि संसद में अगर किसी व्यक्ति कोई चीज का कायदा बन रहा है तो कायदा बनाने के बाद अगर लोकल लेवल पे वो कायदा इम्प्लीमेंट करने का काम संसद भवन में से किया जा सकता है क्या? विधायिका जो इम्प्लीमेंट करने वाली कमेटी है वो क्या नीचे कायदा इम्प्लीमेंट करेगी क्या? नहीं कर सकती। तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए लोकल लेवल पे क्या ज़रूरतें हैं, क्या सवाल जवाब होते हैं, क्या तकलीफ़ें आती है, क्या रूटीन में प्रैक्टिस में करते समय क्या गड़बड़ हो सकती है, ये सब चीज़ों का अभ्यास करना ज़रूरी होता है। और फिर ये सब चीज़ों का अभ्यास करने के बाद जो पॉइंट, जो विषय मिले, उस विषय को इकट्ठा करने के बाद फिर ये सबऑर्डिनेट एजेंसी के पास ये काम देने की शुरुआत हो गई। अभी हम ये जो पॉइंट्स है उसको, ये पॉइंट्स हमारे टोटल 5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट पे हम लोग 4-4, 5-5, 10-10 लाइन आप लिखेंगे और इंट्रोडक्शन होगा तो आपको 4-5, 4.5 पेज का अपना फुल स्केप हो जाता है। अभी हम यही देखेंगे कि वृद्धि के कारण, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के वृद्धि के कारण, तो इसमें क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण है नेसेसिटी, दूसरा कारण है कन्वीनियंट, तीसरा कारण है टेक्निकलिटी, चौथा कारण है एक्सपेरिमेंट और 5वां कारण है इमरजेंसी। ये 5 कारण है। तो ये 5 कारण में सबसे पहला कारण है नेसेसिटी, मतलब ज़रूरत। ज़रूरत की ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत है गवर्नमेंट को कायदा, किस प्रकार से ज़रूरत हो रही है अपने को। पहले लेजर फेयर या पॉलिसी राज्य इस प्रकार से काम हो रहा था, मतलब व्यक्ति केंद्रित डेमोक्रेसी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा महाराजाओं का काम था, व्यक्ति केंद्रित काम था। उसके बाद में पुलिस राज्य,
पुलिस राज्य मतलब कायदे का ही पालन करो, परकीय आक्रमण से बचाओ, टैक्स भरो, इसके सिवा दूसरा विषय नहीं। धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया और डेवलपमेंट होती गई, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ गई, तो फिर लोगों ने सोचा, लोगों ने डिमांड करना शुरू किया अपने अधिकारों के बारे में। फिर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आई और इस कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के कारण फिर कायदा बनाने का काम बढ़ते गया और फिर कायदे भी बढ़ते गए। फिर कायदे, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग कायदों का निर्माण होना शुरू हो गया। अब इस प्रकार से अलग अलग विभाग बढ़ने शुरू हो गए, तो हर विभाग की अपनी एक अलग समस्या है और उसको निराकरण करने के लिए अलग दिमाग की जरूरत है। एक ही प्रकार का आदमी हर प्रकार का कायदा नहीं कर सकता, और फिर ये करने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये भी दूसरी समस्या होना शुरू हो गई। इसके लिए फिर जजमेंट फटाफट लेने की जो जरूरत थी, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए जिस प्रकार की कमिटियां, कमिटियों के माध्यम से काम करना, ये सब तकलीफ होना शुरू हो गया कि भाई काम ही नहीं हो पा रहा है। इतने जरूरत है, जितनी जरूरत है, डिमांड और सप्लाई, वो पूरा नहीं हो रहा है। इसके लिए फिर संस्था, ये जो जितनी भी कार्यकारी संस्था है, उनके ज्ञान और उनका अनुभव, इसका फायदा लेने के लिए विचार हो गया और ये एक जरूरत महसूस हुई। तो ये पॉइंट में हमको जरूरत दिखाना है अपने को कि ये कायदा आने की जरूरत यही थी कि भाई कायदे की जरूरत है और कायदा है ही नहीं और इम्प्लीमेंट करना है, पहुंचाना है। तो ये पॉइंट इस प्रकार से अपने को डेवलप करना है। दूसरा पॉइंट है कन्वीनियंट, सुसाध्यता, उसका सुविधा। मान लो अचानक किसी चीज की जरूरत अपने को हो गई और अभी वो जरूरत पूरी करनी है, तो विधानमंडल या संसद भवन ताबड़तोड़ वहां कायदा बनाना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि कायदा बनाने की एक प्रक्रिया, उसमें समय लगता है, एक संथ प्रक्रिया है। बहुत विचार विनिमय करके उसकी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस बहुत स्लो है। तो अगर कोई जरूरत निर्माण हो गई और संसद भवन अपना कायदा बनाने की जो नॉर्मल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में गए, तो जब तक व्यक्ति का जो मूलभूत अधिकार है, जो जरूरत निर्माण हुई है, वो उसका नुकसान हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। और फिर बाद में आदमी की जरूरत ही खत्म हो गई, फिर कायदा बना तो कोई मतलब ही नहीं आया। तो कायदा हम बना रहे आदमी की सुविधा के लिए, तो सुविधा के समय ही अगर कायदा बनता है तो बेचारे को, उसको, आदमी को उसका उपयोग होगा। अभी इसका उदाहरण में है, अगर बैंक का रेट बढ़ाना है, नीचे करना है, पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ नियम बनाने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर कोई काम करना है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट में ऊपर नीचे कुछ करना है, तो ये सब चीजें अलग अलग करने के लिए उसी जो सबऑर्डिनेट एजेंसियां बनाई गई है और उनको उसके अंदर विशेष, उसके अंदर ज्ञान वाले लोग अपॉइंट किए गए हैं। वो विशेष लोग उसी विचार में, उसी कायदा में सोचेंगे और उसी कायदा उपविधि और विनिमय के बारे में वो सोच के अपने नियम बनाएंगे। क्योंकि मेन जो मूल कायदा, पेरेंट कायदा, तो संसद भवन ने, विधान भवन ने उनको दे दिया है। उसके आजू बाजू में रह के और वो कायदा के अधिकृतता के अनुसार ही उनको आगे बढ़ना है। तीसरा पॉइंट है टेक्निकलिटी, मतलब तांत्रिकता। कायदा बनाना ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कायदा बनाना मतलब फिर उसका डीप नॉलेज अपने को होना चाहिए। थोड़ा सा फटाफट 2-4 आदमी इकट्ठा होके चलो आज से ये कायदा मंजूर करो और कल से ये कायदा लागू हो गया, इस प्रकार का कोई कायदा बनता नहीं है। तो हजारों सवाल उपस्थित हो सकते हैं, उस सवाल का जवाब उस कायदे में अपने को मिलना चाहिए। इतना डीप थिंकिंग करने वाले लोग चाहिए। अभी डॉक्टरी के माध्यम से, मेडिकल के संदर्भ में कोई कायदा है, तो संसद भवन में जो कायदे बनाने वाले लोग हैं उनको मेडिकल का नॉलेज है क्या? या इंजीनियरिंग के संबंध में कोई कायदा बनाना है, या किसी और क्षेत्र में कोई, समझो एटॉमिक के संदर्भ में कोई कायदा बनाना है,
तो ये जो कायदा बनाने वाले लोग उसमें मास्टर है क्या? तो नहीं है। फिर उनको उस विषय में अपने को उपस्थित रखने पड़ेंगे ऐसे लोग जो इस चीज के अंदर मास्टर है, विशेष ज्ञान है। ऐसे लोगों की कमेटी बनानी पड़ेगी और वो लोग फिर ये चीज बनाएंगे। इसके लिए ये मुद्दा है टेक्निकलिटी। उदाहरण में देखो, गैस है, एटॉमिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रग्स है, ये सब चीजों के अंदर विशेष तांत्रिक ज्ञान जो कमेटी के पास है, वही कमेटी ये सब काम करेगी और वही कमेटी अच्छा कायदा भी बनाएगी। फिर उसी कायदे का आगे जाके जो सबऑर्डिनेट एजेंसी है अपना काम करेगी। चौथा पॉइंट है प्रयोग निष्ठ अनुभव। हिंदी में हम बोलते हैं प्रयोग निष्ठ अनुभव, इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस। अभी जो भी आप कायदा बना रहे उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो क्या समस्या आई, क्या समस्या नहीं आई, ये कायदा बनाने वाली कमेटी को कैसे ज्ञान होगा? जब तो कायदा तो जाके नीचे इम्प्लीमेंट होगा, ग्राउंड लेवल पे होगा। तो ग्राउंड लेवल पे काम कौन करता है? ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली कमेटी जो अपनी है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो अलग है। तो उनका जो ज्ञान है, उनके पास टेक्निकलिटी है, उनको अनुभव है कि कैसे काम करना है और काम करते करते क्या दूसरी समस्या आई तो उस समस्या से रिलेटेड फिर और कुछ नियम बनाना जरूरी है क्या? तो उनको वहां एक्सपेरिमेंट करते करते मालूम पड़ गया। जैसे ट्रैफिक का कोई नियम ऊपर से आया अपने को कि भाई ये नियम आप लागू कर दीजिए, ये कायदा है। फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने वो जो कायदा आया ऊपर से पास होके उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। शुरू करने के बाद फिर ऐसी समस्या आना शुरू हो गई कि जो समस्या कायदा बनाने समय दिमाग में नहीं आई, तो क्या वापस कायदा बनाना शुरू किया। तो जो छोटे छोटे नियम है उसको उपनियम बना के, उपविधि बना के, जो मेन पेरेंट कायदा है वो किस प्रकार से कायम रहेगा, उसका पालन होगा। ये काम एग्जीक्यूटिव बॉडी और सबऑर्डिनेट बॉडी जो काम करती है, इससे ही, इनके माध्यम से ही एक्सपेरिमेंट होता है और एक्सपेरिमेंटल एक एक्सपीरियंस ये बॉडी को मिलता है और ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करती है। पांचवा पॉइंट है आकस्मिक परिस्थिति, मतलब इमरजेंसी। अभी इमरजेंसी आ गई, मान लो कि भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई या सुनामी वाला जो हमने किस्सा देखा था, या मान लो अभी वॉर का किस्सा आ गया, जैसे अभी चाइना अपने को तकलीफ दे रहा है बाउंड्री पे आके, सीमा पे आके। मान लो ऐसा कोई वॉर की स्थिति आ गई, तो ऐसी फिर वॉर की स्थिति में जो वैधानिक प्रक्रिया है, संसद अपने पोजीशन से कायदा बनाना शुरू कर दे या विधान भवन अपना कार्य जो कायदा बनाने की उनकी जो प्रोसेस है वो शुरू करे, तो कब कायदा बनेगा? वो कायदा कब बनेगा, कब उनके संसद भवन के, विधान भवन के पटल पे जाएगा, कब उसकी कमेटी, वो छाननी कमेटी वो चेक करेगी, कब वो प्रसिद्ध करेगी, और कब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये सब चीजें बहुत ज्यादा समय लेने वाली चीजें हैं और इस सब चीजों के माध्यम से जो नीचे ग्रास रूट पे आदमी है उसको उस कायदे का 2 रुपये का भी उपयोग नहीं होगा। जो जिस चीज के लिए आप कायदा बना रहे हैं उसी व्यक्ति को अगर कायदे का उपयोग होने वाला नहीं है तो कोई फायदा नहीं। तो इसकी ग्रोथ होने का ये भी सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इमरजेंसी, अभी आज इमरजेंसी आई है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंट की हुई जो बॉडियां है, ये बॉडियां अपने दिमाग से और मेन पेरेंट का जो कायदा है, मूल कायदा है, वो कायम रहेगा। उस हिसाब से उपविधि नियम बना के इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ताकि सबको उसका बेनिफिट होता है। तो इसके उदाहरण है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए, आप यूपीएससी आप देख लीजिए, आप दूसरे अपने जैसे रेरा का एक्ट जिस प्रकार से प्राधिकरण इम्प्लीमेंट करता है वो देख लीजिए, म्हाडा का देख लीजिए। ये अलग अलग
अलग अलग संस्था, अलग अलग जो प्राधिकरण है, इस प्राधिकरण को मूल कायदा संसद से, विधान भवन से दिया गया। फिर उसके ऊपर डे बाय डे एक्सपेरिमेंट करके, इम्प्लीमेंट करके, डेवलप करके ये संस्था जिस प्रकार से कायदे का पालन करती है, इसको ही प्रत्यायोजित विधान बोलते हैं। इस प्रकार से आप पूरा सवाल कवर करने के बाद इसमें लास्ट में 2-3 लाइनें ये लिख दीजिए कि संसद भवन या अपना जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, वो एक स्केलेटन, जो मेन कायदा है, स्केलेटन के माध्यम से नीचे भेजती है और नीचे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये उस स्केलेटन के ऊपर खून और मांस का काम करती है और फिर एक पूरा कायदे का शरीर बनाकर ये आप और हमारे लिए एक कायदा तैयार करके उसका इम्प्लीमेंट करती है। तो दोस्तों, ये बहुत विषय इतना भी कठिन नहीं था। इसको मैंने आसान बनाने की कोशिश की है कि एग्जिट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, उसके वृद्धि के कारण क्या है। उसके साथ साथ दूसरा विषय जुडिशरी का और संसद का, इसके ऊपर जो नियंत्रण है वो आता है। पर अभी दोनों इसी में अगर हम कवर करेंगे तो वीडियो बड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसके आगे के वीडियो में जुडिशरी और संसद भवन का, इसके ऊपर का जो नियंत्रण है उसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये सवाल के ऊपर जितना आना चाहिए मटेरियल ये आ चुका है और विश्वास है कि इस वीडियो का आप अच्छे से उपयोग करेंगे। धन्यवाद।